हमने इंफ्रारेड पढ़ा था, हमने बोला था कि इंफ्रारेड क्या था, रेड के बियॉन्ड था। रेड कलर जो विजिबल था उसके बियॉन्ड था, उसको हम इंफ्रारेड बोल रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट क्या है? अल्ट्रावायलेट हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, विवग्योर है ना, जो वी से स्टार्ट होता है और आर पे खत्म होता है। यानी वॉयलेट क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है। यानी अल्ट्रावायलेट क्या, इससे भी पहले, वो विजिबल रेंज में नहीं आना चाहिए। अल्ट्रावायलेट क्या, वॉयलेट से पहले। और तो फिर इधर कुछ एंडिंग पोजीशन तो होनी चाहिए, वो एंडिंग पोजीशन होती है एक्सरे। एक्सरे सबसे लास्ट में आता है, एक्सरे के बाद। और जो विजिबल रे में विबग्योर स्टार्ट होता है, जहां से विजिबल रे याद होती है। विबग्योर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन जो आपके 7 रेनबो है, इसमें जो वॉयलेट कलर है इससे पहले और एक्सरे के बाद, इनके बीच में जो क्या करती है, जो रेडिएशन रहती है, वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती, हम उसे देख नहीं सकते, मगर हम उसको थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। इसका नेचुरल सोर्स क्या है, हमें पता है। इंफ्रारेड में भी हमने पढ़ा था, इंफ्रारेड का नेचुरल सोर्स क्या था, कि कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करती है, कोई भी चीज जो हीट प्रोड्यूस करती है, वो इंफ्रारेड प्रोड्यूस करती है। तो फिर अल्ट्रावायलेट का सोर्स क्या है? अल्ट्रावायलेट का नेचुरल सोर्स है सनलाइट। एक बात याद रखना, अल्ट्रावायलेट हीट की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंफ्रारेड हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट हीट की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहां से हमारे माइंड में एक क्लियर बहुत प्यारा पॉइंट बन रहा है, क्या, कि ये हमें हीटिंग बेस्ड थेरेपी भी नहीं है फिर ये। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी, क्योंकि अभी तक हम जनरली हीटिंग बेस्ड थेरेपी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये हीटिंग बेस्ड थेरेपी तो नहीं है। यानी जो उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे वो सब अलग होंगे, क्योंकि आप कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये नहीं लिखोगे कि पेशेंट बर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर इनमें मत दो, उनमें मत दो। ये सब नहीं होगा, ये सब अलग चलेगा। क्यों? क्योंकि ये हीटिंग पे वर्क नहीं करता। जब ये एपरेटस भी बनता है तो उसमें भी क्या, आपको हीटिंग फील नहीं होती, इसलिए इसके एपरेटस को आप क्या डायरेक्ट स्किन के टच में भी कर देते हो। हीट बनेगी लेकिन इतनी थोड़ी बहुत, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है प्योर अल्ट्रावायलेट आप कभी नहीं बना पाओगे, थोड़ी बहुत तो इंफ्रारेड तो बननी ही है। जैसे आप वो लैंप भी पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में, लूमिनियस और नॉन लूमिनियस जनरेटर पढ़ा था आपने। लूमिनियस वाले में आपने पढ़ा था अल्ट्रावायलेट भी बनती थी, इंफ्रारेड भी बनती थी, विजिबल भी बनती थी। और नॉन लूमिनियस वाले में भी सिर्फ बनती तो इंफ्रारेड थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अमाउंट में विजिबल कहीं ना कहीं बनी जाती थी। बुक में लिखा हुआ था 100% परफेक्ट चीज नहीं बन पाती। इसलिए अल्ट्रावायलेट हम जब बनाते हैं, अल्ट्रावायलेट हम जब बनाते हैं, तो कोशिश तो यही रहती है कि प्योर अल्ट्रावायलेट बने, लेकिन थोड़ी बहुत इंफ्रारेड भी आ जाती है, इसलिए हल्का सा हीट हो जाता है। बाकी इतना इसका कोई हीटिंग इफेक्ट हम बॉडी में यूज इसका नहीं करते, उस हीटिंग इफेक्ट का हम यूज नहीं करते। और इस चीज को हम पढ़ेंगे भी, कि आगे चल के जब वो जो पहले एक मॉडलिटी बनाई गई उसमें थोड़ी बहुत हमें हीटिंग मिलती भी थी, तो आगे चल के उस मॉडलिटी में क्या ऐसा मॉडिफिकेशन करा गया कि वो हीटिंग भी खत्म हो जाए, और हम उस एपरेटस को डायरेक्ट पेशेंट की स्किन पर टच करके उसे ट्रीट कर सकें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के जब हम इसके एपरेटस पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा कि अल्ट्रा वायोलेशन आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि कहाँ फॉल करती है, मैंने कहा था विजिबल रे। विजिबल रे कहाँ से, वॉयलेट से स्टार्ट होती है और एक्सरे के बीच में रहती हैं। लेंथ क्या है इनकी, 10 नैनोमीटर से लेके कितनी, 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये क्या है, इनविजिबल है ह्यूमन आई को, ये मैं स्टार्टिंग बात कर ही चुका हूं, क्योंकि ये विजिबल से पहले आती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सबसे बड़ा जो आपको सनबर्न होता है, टैनिंग होती है, जो आपका हार्मोन रिलीज होता है मेलेनिन, वो इसी वजह से होता है। क्योंकि जो आपको सनबर्न और ये सब टैनिंग होती है ना, ये सब आपको अल्ट्रावायलेट की वजह से होती है। आपको टैनिंग क्यों होती है, रीजन क्या है? टैनिंग आपके लिए अच्छी है कि बुरी है? टैनिंग आपके लिए अच्छी है, ये तो हमें पता है। क्यों होती है टैनिंग? इसलिए होती है क्योंकि जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ये आपके जो पर्टिकुलर स्किन के सेल्स हैं इसमें एबनॉर्मल चेंजेस करा देती हैं। क्या करा देती हैं? एबनॉर्मल चेंजेस करा देती हैं। तो उसके बदले में कि हमारे सेल्स में एबनॉर्मल चेंज ना हो, तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स दिखाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज मेलेनिन हार्मोन। और वो मेलेनिन हार्मोन क्या करता है, पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर एक कवर बना देता है, लेयर का कवर चढ़ा देता है इस तरीके से, जो आपको कैसा, इस पिगमेंट में कैसी नजर आती है, डार्क। आपको पता है काले हो गए, डार्क हो गए, तो वो क्या है, वो पिगमेंट है, वो पिगमेंट की लेयर चढ़ जाती है। मेलेनिन हार्मोन क्या,
हाइपर पिगमेंट कर देता है, एक पिगमेंट की लेयर चढ़ा देता है सेल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो कि अल्ट्रावायलेट क्रॉस ना कर पाए, अल्ट्रावायलेट सेल को क्रॉस ना कर पाए। और अगर वो सेल, अगर, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, वो सेल को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए बैठा होता है इसमें म्यूटेशन करवा देता है। म्यूटेशन का, डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर बैठा है जीन, और जीन ही आपको, जीन क्या कराता है, आपकी सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट। अगर वो बिगड़ा तो आपको कैंसर तो होना ही है, कैंसर होगा या डीएनए म्यूटेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बचाना है डीएनए को, डीएनए बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस रिस्पॉन्स दिखाता है और मेलेनिन हार्मोन छोड़ता है। मेलेनिन हार्मोन हाइपर पिगमेंट मेलेनोसाइट को छोड़ता है, जो हाइपर पिगमेंट होता है वो सेल को कवर कर लेता है, जिससे का यूवी उसके अंदर एंटर ना कर पाए, सिंपल वर्ड में, ठीक है। ये सब इसके अंदर नहीं लिखा था, लेकिन मैंने ये आपको समझाया कि आपको पता होना चाहिए कि टैनिंग क्यों होती है, रीजन क्या है। हमें ये पता होता है कि अच्छी बात है, लेकिन क्यों होती है, कैसे होती है, वो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सनबर्न और टैनिंग ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रांसमिट मच मोर एनर्जी देन द विजिबल। सिंपल सा रेड में भी पढ़ा था हम, क्या ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का काम ही यही है क्या, कि ये जो अपनी उसकी एनर्जी पर्टिकुलर हमारे सेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। वैसे अगर आप ज्यादा कर दी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी हुई, सेल क्या कर देगा, एबनॉर्मल ग्रोथ दिखा देगा। वही तो हमारे लिए होता है सनलाइट में यूवी। तो हमने जो एपरेटस भी बनाए हैं, हमने उसी रेंज में बनाए हैं कि सेल के अंदर सेल को सिर्फ वो एनर्जेटिक कर दे, यानी जो कोई सेल क्या रेस्टिंग फेज पे बैठा है, टिश्यूज रेस्टिंग फेज पे बैठे जो काम नहीं कर रहे हैं, उनमें बस एनर्जी देके उनको काम के लिए इनिशिएट करा दें, या फिर वो कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को हम थोड़ा सा फास्ट कर दें, थोड़ा सा फास्ट कर दें। अगर इतनी एनर्जी ना दे दें कि उन ग्रोथ ही एबनॉर्मल करा दें, कि हमने इतनी एनर्जी दे दी कि जो उनका काम था वो इतना तेज और इतना कर दिया कि वो एबनॉर्मल ही हो गया, फिर वो आपके लिए एबनॉर्मल प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी सही है उतनी ज्यादा खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट इतनी ज्यादा खतरनाक है, मतलब लेजर के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक मॉडलिटी आती है वो अल्ट्रावायलेट ही है, फिर मुझे उसके बाद एसडब्ल्यूडी लगती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ट्रांसमिट एनर्जी, वही सब बातें लिखी है। 3 पार्ट में हम अल्ट्रावायलेट को यूज करते हैं हम अपने लिए, क्या, एक ए, बी और सी। मोस्ट कॉमन जो यूज करने वाली है वो बी और सी है। कौन सी है, बी और सी। ए को हम कम ही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ए वाली आपकी आंखों को खराब, ये भी पढ़ेंगे हम, आंखों को डिफेक्ट कर देती है। तो ये वाली को हम मिनिमम टू मिनिमम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई है, सबसे मैक्सिमम पे वर्क करते हो। मैक्सिमम वाली चीज खतरनाक होती है, इसलिए हम बी और सी को वर्क करते हैं जो कम रेंज पे काम करते हैं, कम रेंज पे फिर भी कि कोई बॉडी में इतना चेंज ना हो। ए को हम करते हैं लेकिन सिर्फ एक ही बहुत ही मिनिमम यूज के लिए, और एक ही एपरेटस है उसके लिए, एक ही एपरेटस आगे पढ़ेंगे। अब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, समझते रहना, बताते जाता हूं आपको बस जो इसमें लिखा है। हम कुछ नहीं करते, सिंपल हमने क्या करा, जैसे आपको इंफ्रारेड में अगर याद हो, हमने वहां पर लिया था पोर्सिलिन, लिया था, यानी फायर क्ले। यहां पर हम लेते हैं क्वार्ट्ज, QUARTZ। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज एक तरह का, आप देखोगे तो पत्थर टाइप का होता है, क्वार्ट्ज आप देखोगे तो पत्थर जैसा होता है। तो यहाँ कुछ उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, तभी क्वार्ट्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि जब हमने पोर्सिलिन यूज करा था, हमने बोला था कि पोर्सिलिन है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो रेजिस्टेंस है, लेकिन हीट के लिए कंडक्टिव है, इसलिए हम यूज कर रहे थे। तो क्वार्ट्ज की भी होनी चाहिए। क्वार्ट्ज की ये प्रॉपर्टी की, ये क्या, यूवी रेज को ट्रांसमिट करने देता है अपने बाहर, जब यूवी रेज जो अंदर बनेंगी वो उसको बाहर निकलने देता है, प्लस जो अगल बगल की रेस है, जो और इंफ्रारेड है और सब है, उन सबको एब्जॉर्ब कर देता है। ये क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट प्रोडक्शन करने के लिए साउंड इशू, सेकंड किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, ठीक है। तो इसमें 5 हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बात बताया। पहला हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, फिर क्रोमियर लैंप, फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब, फिर थेराक्यूटिन टनल, फिर क्यूब एप्रेटस। ये 5 हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, जिसमें हमने अभी क्वार्ट्ज के बारे में बात कर ली।
कि ये पहले ये जो ट्यूब बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, पहले तो ट्यूब लेंगे। ये ट्यूब बनी हुई है क्वार्ट्ज की। क्यों बनी, क्वार्ट्ज की क्यों लेते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट को पास होने देती है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस क्वार्ट्ज की ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, मरकरी मरकरी को डाल देते हैं, मरकरी यहाँ रख देते हैं। और इस ट्यूब के अंदर हम क्या, कौन सी गैस, आर्गन गैस। आर्गन आपको पता है कौन सी गैस है, ये सब की सब आपको आर्गन यूज उधर भी आप पढ़ के आए थे, तब को मैंने आपको बताया था, ये हाई प्रेशराइज्ड गैस है। ठीक है, इनको आप लो प्रेशर पर, आर्गन गैस को आप लो प्रेशर में इसके अंदर आप भर देते हैं, भर दिया। ठीक है, हमने एक ट्यूब ली, क्वार्ट्ज की ट्यूब थी, उसके अंदर क्या हमने मरकरी को यहाँ रख दिया, और जो आर्गन गैस थी उसको हमने यहाँ भर दिया। भरने के बाद हमने सिंपल सा काम करा, क्या, एक मेटल का कैप लगाया दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालना है, तो मेटल का कैप लगाया। और मेटल का कैप लगा के उसमें हमने करंट दिया। करंट हम देते हैं हाई पोटेंशियल का, खतरनाक हाई पोटेंशियल का। हम इसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम आपको पता है, आप लो पोटेंशियल लोगे उसको वो हाई कर देता है, तो हम यहाँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या, हाई पोटेंशियल देना है। और दो वायर यहाँ से अलग निकले होते हैं, जिनसे हम जो आयोनाइजिंग इनिशियल पोटेंशियल उनसे हम देते हैं, ये रहा इनिशियल आयोनाइजिंग जो वोल्टेज होता है लौट के वापस आ रहा है करंट, उससे हम इसको लेते हैं, यानी यहां से देते हैं और इससे हम वापस ले लेते हैं। और जो यूवी रे प्रोड्यूस होगी वो ट्यूब्स किससे प्रोड्यूस होगी, इस ट्यूब्स के बाहर से प्रोड्यूस होगी। अब ये कैसे प्रोड्यूस होगी, हमने अभी पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, प्रोड्यूस कैसे होगी, सिंपल सा होता है, कुछ नहीं, हमने सिंपल सा एसी करंट से हाई पोटेंशियल करंट देते हैं मेटल कैप में, जैसे मेटल कैप में करंट देते हैं वो मेटल कैप से करंट जाता है इसके अंदर जाता है, तो क्या होता है, आर्गन गैस भरी होती है लो प्रेशर पर। लो प्रेशर का मतलब क्या है, वो जितने भी मॉलिक्यूल है सब अपने रेस्टिंग फेज में बैठे होते हैं, चुपचाप, कोई हड़कम नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने उसमें क्या डाला, हाई पोटेंशियल का करंट दिया, या फिर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी हमने यूज कर लिया, तो आप लिख के भी याद आना, क्योंकि नियर अबाउट हमें 400 वोल्ट तक करंट चाहिए होता है, 400 वोल्ट तक। और इतना करंट हमारे जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल रहता है उसमें प्रोड्यूस नहीं होता, जनरली 220 होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफर आप लिख के आएंगे, ठीक है, उन्होंने स्टेप अप ट्रांसफर यहाँ दिखाया नहीं है, लगाया हुआ, ठीक है, तो आप स्टेप अप ट्रांसफर लिख के आएंगे। क्या करा उसने, हमने जैसे ही इतना हाई करंट दिया, उसने क्या करा, दोनों के बीच में जो आयंस नॉर्मल पड़े थे गैस के, आर्गन के नॉर्मल पड़े थे स्टेट, नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या होता है कि प्लस और नेगेटिव दोनों एक साथ चिपक के बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, आपस में शांति से, कोई हिल्ला डुल्ला नहीं, शांति से थे। इनने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही दिया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अंदर हुई एक्टिविटी चालू, और एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, सिंपल सा आपको पता है, पॉजिटिव और निगेटिव बनेंगे, यहाँ एक तरफ पॉजिटिव बनता है, एक तरफ निगेटिव बनता है, यानी जो इसके अंदर मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे वो अब टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, और नेगेटिव वाले भगेंगे सारे पॉजिटिव साइड की तरफ इस मेटल कैप पे जुड़ने के लिए, और जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सब भगेंगे नेगेटिव वाले की तरफ। इतना समझ आया, क्लियर हुआ कि वो किधर भगेंगे इधर। अब होता क्या है इसमें, सिंपल सा फंडा है कि जब भागते हैं ना, तो इन दोनों, ये इन प्लस और माइनस में आपस में होती है टक्कर, एक दूसरे में कॉलिजन होता है, खतरनाक कॉलिजन होता है। और वही सेम चीज होती है आपके यहाँ कहाँ, और जिस कॉलिजन होने की वजह से फर्दर होता है आयनाइजेशन, जब एक दूसरे में टकराते हैं तो एनर्जी छोड़ते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या दी, एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से वो टूटा, और टूटने की वजह से प्लस वाला भगा माइनस की तरफ, माइनस वाला भगा प्लस की तरफ, भाग तो रहे हैं लेकिन बीच में एक दूसरे से टकराएंगे भी। और आपको पता है जब कोई भी एक दूसरे से चीज टकराती है तो उनकी एनर्जी होती है रिलीज, वो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को तोड़वाती है। तो इससे ने क्या, भयंकर अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन हो चुका होता है स्टार्ट। और सेम अब हमारे यहाँ पर पड़ी होती है मरकरी, अब वो मरकरी में भी करंट जाता है, मरकरी में भी करंट जाता है, और आपको पता है मरकरी कौन सी कंडीशन में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है, ट्यूब के अंदर लिक्विड स्टेट में होती है, और ये मरकरी भी आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी क्या, इस मरकरी के भी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी टूटना हो जाते हैं चालू। ये मरकरी के मॉलिक्यूल और आर्गन गैस के मॉलिक्यूल दोनों मिलके जब एक दूसरे में क्या टकराते हैं और एनर्जी को रिलीज करता है, उस एनर्जी से आपको यूवी रेस मिलती है, वो एनर्जी ही आपको यूवी रेस का प्रोडक्शन कराती है। क्या हुआ, सिंपल वर्ड में दो चीजें आयोनाइजेशन हुआ, एक आर्गन गैस का आयोनाइजेशन हुआ और एक मरकरी का आयोनाइजेशन हुआ, तो आप क्या बोलोगे, यूवी रेस किससे प्रोड्यूस हुई, सिंपल आयोनाइजेशन ऑफ आर्गन गैस।
तो आयोनाइजेशन कैसे हुआ, मैंने सिंपल बताया कि सिंपल मॉलिक्यूल एक रेस्टिंग फेज में बैठा था, इलेक्ट्रिक करंट दिया, वो टूटा, प्लस वाला नेगेटिव की तरफ भागा, नेगेटिव वाला प्लस की तरफ भागा, जैसे ही भागे आपस में एक दूसरे में टक्करें होने लगी, जिससे एनर्जी छूटी, और वो एनर्जी ने और पर्टिकुलर बहुत सारे जो आसपास के जितने भी वो थे, जो पर्टिकुलर एटम्स थे, उनको भी तोड़ने लग गई। और आयनाइजेशन का मतलब ये होता है आयंस में टूटना, और जो आयनाइजेशन आयंस में टूटने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उसी को हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं, और उसको हम थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल सी चीज है, इसमें जो मरकरी है यहाँ पर, ये भी सेम उसी तरीके से इंफ्रारेड में प्रोसेस थी, कि यहाँ पर जब करंट देते हैं तो उसमें भी नियर अबाउट 5 मिनट लगते हैं, मरकरी को भी आयोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में नियर अबाउट 5 मिनट लगते हैं, ये भी सडन आयोनाइजेशन नहीं हो जाती। ठीक है, इसको भी नियर अबाउट 5 मिनट ही लगते हैं, और फिर दोनों मिलके क्या करते हैं, अपना अपना आयोनाइजेशन दिखाते हैं, और दोनों आयोनाइजेशन दिखाकर यूवी रेस को छोड़ते हैं, फिर जैसे ही आप करंट को हटा देते हो, नॉर्मल फिर उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, सब करके फिर आपस में अपने क्या नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हुआ? अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ ना जल्दी, तो फिर अगले इतना डीप में नहीं करेंगे। इट कंजिस्ट ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, किससे फिल है, अर्गन गैस से, लो प्रेशर में भरी हुई है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी भी डली है इसमें ना, और ट्यूब सील्ड है दोनों एंड से। और जो यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है वो एकदम क्या पॉइंट सोर्स ऊपर की तरफ, द बंडल इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज, मैंने कहा ना जो आपकी ट्यूब बनी वो किसकी नहीं, क्वार्ट्ज की बनी है। क्वार्ट्ज क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को तो पास होने देती है, और बाकी सबको क्या रोक लेती है, विद कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि अंदर इतना भयंकर कॉलिजन होता है, उसकी वजह से बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट भी होता है। अगर नॉर्मल ट्यूब यूज करेंगे तो फट जाएगी, तो क्वार्ट्ज क्या है, उस टेम्परेचर को झेल लेता है, और पर्टिकुलर इतनी हीट को बाहर नहीं निकलने देता, फिर भी नॉर्मल थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट निकलती है, यानी थोड़ी बहुत अमाउंट में इंफ्रारेड निकलती है, लेकिन फिर भी क्वार्ट्ज क्या ज्यादा हद तक उसको रोक के रख लेता है, और सिर्फ यूवी रेस को बाहर निकलने देता है। ठीक है, फाइनली क्या करते हैं, हमने करंट दिया हाई पोटेंशियल डिफरेंट का, वही मैंने आपको बताया था नियर अबाउट कितना 400 वोल्ट का, उससे क्या हुआ, आयोनाइजेशन होने स्टार्ट हुआ, जिससे क्या हुआ, सिंपल सी चीज, पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल क्या एक दूसरे की तरफ भागने लग गए, पॉजिटिव वाला निगेटिव कैप की तरफ, और निगेटिव वाला पॉजिटिव कैप की तरफ भागने की वजह से उनमें क्या कॉलिजन स्टार्ट हो गए, कॉलिजन स्टार्ट हो गए, और जिससे क्या फर्दर आयोनाइजेशन हो गया स्टार्ट। और जब वो एक दूसरे में टकराते ना तो एकदम ग्लो भी नजर आता है, चमकती है ट्यूब, क्योंकि जब टकराते तो क्या भयंकर अमाउंट में एनर्जी छोड़ते हैं, कोई भी चीज टकराई तो एनर्जी छोड़ते हैं, तो एकदम आपको ग्लो ग्लो भी नजर आती है। और मैंने क्या क्या सफिशिएंट अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या करती है, अंदर बैठी हुई मरकरी को भी आयोनाइजेशन करवाती है, वो हीट ही अंदर बैठी मरकरी को भी आयोनाइजेशन करवा देती है, इसलिए मरकरी को आयोनाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। आर्गन तो जल्दी हो जाती है आयनाइजेशन, लेकिन हीट धीरे 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 प्रोड्यूस होकर मरकरी को नियर अबाउट 5 मिनट लगते हैं पीक में पहुंचने में। ठीक है, और अगर आप फिर लैंप अगर आप बंद कर दोगे तो सारी चीजें वैसी वापस क्या न्यूट्रल स्टेट पे आ जाती हैं। एक इन्होंने आखिरी का ये बहुत अच्छी चीज लिखी है, एक इन्होंने बोला ट्राई, क्या लिखा है, ट्राई डायमंड फॉर्मेशन। ये क्या है, ऐसा होता है कि जो जो क्वार्ट्ज है वो किसके बने होते हैं, वन एंड फॉर्म ऑफ सिलिका। मैंने कहा ना पत्थर, सिलिका क्या होता है, मिट्टी टाइप के वैसे होते हैं पत्थर, मिट्टी टाइप के सिलिका के बने होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या ट्राइमेड, यानी सिंपल सी सिलिका की। ये तुमको क्वार्ट्ज की बात बता रहे हैं, क्वार्ट्ज हम क्यों यूज कर रहे हैं वो लिखा हुआ है यहाँ। ट्राइमेड फॉर्मेशन का मतलब है क्वार्ट्ज, क्या क्वार्ट्ज चेंजेस टू वन एंड अदर फॉर्म ऑफ सिलिका कॉल्ड द ट्राइमेड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है कि जो आपका क्वार्ट्ज है वो कंटिन्यूअस हीट की वजह से ना एक स्टेट के बाद वो ट्राइमाइड में चेंज हो जाता है, ट्राइडेमाइड में। तो फिर क्या इससे क्या होता है, इसकी वजह से आपको जो ट्यूब है ना वो आपको एकदम कैसी नजर आएगी, अगर आप समझ लो कि आपका जो क्वार्ट्ज है वो चेंज हो गया हाई टेम्परेचर, वो ऐसे नहीं होता, वो नियर अबाउट चेंज होता है। कम से कम आपने 1000 घंटे तक तो अल्ट्रावायलेट रेस यूज कर ली, 1000 घंटे बहुत होते हैं, इतना आपने कम से कम अल्ट्रावायलेट रेस यूज कर ली तब कहीं जाकर। और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जो आपकी ट्यूब है वो ओपेक हो जाएगी, यानी धुंधली पड़ जाएगी, और उससे क्या क्वार्ट्ज की जो प्रॉपर्टी है क्या कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो लूज हो जाएगी, तो फिर क्या हीट पे ज्यादा निकलने लग जाएगी, इंफ्रारेड ज्यादा निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें हर 1000 घंटे के बाद क्या इस क्वार्ट्ज की जो ट्यूब है उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर 2 नंबर में आता है ट्रेमाइड फॉर्मेशन, तो वो क्या है कि जो क्वार्ट्ज है
वो जो सिलिका है वो चेंज हो जाता है ट्रिमाइड में, कब? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया होता है। और वो क्या क्या आपके लिए हार्मफुल रहता है, क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट को उसके अंदर क्या ओपेक्सिटी बन जाती है, और जो अल्ट्रावायलेट बाहर ज्यादा जानी चाहिए उसको तो अंदर रोक लेता है, और क्या हीट को ज्यादा बाहर निकलने देता है, तो वो आपके लिए क्या हार्मफुल होती है। तो सिंपल सा इन्होंने एक ही चीज समझाई है कि आप रेमेडेड ना बने तो आप नियरली 1000 घंटे के बाद क्या करो, अल्ट्रावायलेट आप यूज कर लो तो उसको आप चेंज करते रहो, ठीक है। और इन्होंने का आखिरी में ये बात भी कही कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है वर्नर पे, क्योंकि हम कैसे डिसाइड करेंगे कितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देनी है, तो क्या उसमें रेजिस्टेंस के लिए कितना हमें हीट करना है, यानी क्या इलेक्ट्रिक करंट के लिए प्रेजेंट रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमें कितना दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कम कर दोगे तो कम कॉलिजन होगा, तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, तो एक तरीके से क्या नोब है जो डिसाइड करती रहती है कि आपको कितना अल्ट्रावायलेट चाहिए। अब आता है क्रोमियल लैम्प। क्रोमियल लैम्प कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प ही है। क्रोमियल लैम्प क्या है? क्रोमियल लैम्प में सीधा उन्होंने ये बोला कि जो हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प स्टार्टिंग में पहले बनी थी, उन्होंने बोला कि यार इसमें सब तो बढ़िया है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो निकलती है, क्या करें उसका, हम पेशेंट की स्किन से टच नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में तो टच कर दो 10-15 मिनट पेशेंट को गरम 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 लगने लग जाता है। तो उन्होंने बोला काम करते हैं, जो हमने ये लैंप बनाई है, ये रही हमारी लैंप, इसमें क्या करो ना, इस लैंप के आसपास से क्या करो आप ना, एक तरीके से क्या बना दो, टनल बना दो। यानी जैसे अगर ये हमारी लैंप है तो इसके आसपास एक आप टनल बना दो, और उस टनल में से आप क्या पानी बहने दो, पानी बहने दो। उन्हें इससे क्या होगा, उन्हें कि अगर ये टनल आप स्किन के कांटेक्ट में लेके आओगे तो जो भी इससे हीट निकलेगी ना वो तो इस पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस पानी को आप फ्लो होने दो कंटिन्यूअसली। अगर कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा तो यहाँ का पानी गर्म होकर चेंज होता रहेगा, चेंज होने से क्या होगा, जो जितनी भी इंफ्रारेड हीट है वो सब इसमें एब्जॉर्ब होती जाएगी और आपको यूवी रेस मिलेगी प्योर। तो बस ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म था, क्या था, क्रोमियल लैम्प का है तो ये हाई हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प, बस इन्होंने क्या उसको कांटेक्ट में यूज कर सके, इंफ्रारेड आपको ना मिले, इसके लिए हमने क्या करा, सर्कुलेटिंग वाटर यूज करा, जिससे आपको बर्न वगैरह ना हो। नहीं तो आप इंफ्रारेड निकलती और आप लगा के रखते तो बर्न हो सकते थे, जबकि हमें इंफ्रारेड चाहिए ही नहीं। तो क्रोमियल लैम्प कुछ भी नहीं है, क्या करा, वाटर कूल्ड मर्क्यूरी जो आपकी सब कुछ वही है, क्या करा हमने, बस एक वो बनाया फटाफट, वाटर कूल्ड मर्क्यूरी वेपर ये बनाया, उसके अंदर हमने पानी को बहने दिया, सर्कुलेटिंग डिस्टिल्ड वाटर, जो आपकी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, आप पेशेंट के डायरेक्ट स्किन से लगा दो, उसको गरम गरम फील होगा ही नहीं, बढ़िया प्योर यूवी रेस मिलेंगी, खत्म। इट मिनिमाइज द डेंजर ऑफ बर्न। हर बार मिनिमाइज ही बोलते हैं, 100% कभी मत बोलना, 100% कभी कुछ नहीं होता। अब ये दो हमारे हो गए क्लियर। अब अगला आता है फ्लूरोसेंट ट्यूब्स। व्हाट इज फ्लूरोसेंट ट्यूब? तो फ्लूरोसेंट ट्यूब क्या है, ये एक तरह की ट्यूब्स होती हैं, क्या ये भी एक ट्यूब है। अब जैसे मरकरी वेपर लैंप में आपको एक डिसएडवांटेज मिलता था, क्या कि मरकरी जो वेपर लैंप है आप उसमें आपको शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज ही मिलती थी। कौन सी मिलती थी? शॉर्ट अल्ट्रावायलेट। लेकिन हमको क्या है, लॉन्ग अल्ट्रावायलेट की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने बनाया फ्लूरोसेंट ट्यूब्स। क्या बनाया? फ्लूरोसेंट ट्यूब। कैसे बनाए? हमने सिंपल सा काम करा, मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल क्या लॉन्ग वेव के लिए भी यूज होने लगा है, तो हमने क्या करा, इन ऑर्डर टू अचीव द फ्लूरोसेंट ट्यूब्स आर यूज्ड, हमने सिंपल क्या करा, ईच ट्यूब है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, 120 सेंटीमीटर की हमने ट्यूब ली, जो किसकी बनी थी, ग्लास की बनी थी, है ना, ग्लास की बनी थी, जो जिसका काम क्या था, वो ही काम होना चाहिए जो क्वार्ट्ज का काम था, कि अल्ट्रावायलेट को इजीली पास होने देती थी। और इस ट्यूब का सबसे बढ़िया ये फायदा था कि इस ट्यूब में हम ये थी तो वही चीज, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, लेकिन अब हम इसमें यूज करने लग गए क्वार्ट्ज की जगह क्या, ट्यूब का। हमने कहा क्वार्ट्ज यार हो गया पुराना फंडा, ये आप देख रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो, यानी मॉडलिटीज आगे जो ऑपरेटर्स है वो आगे उनका क्या होता जा रहा है, मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। पहले हम हाई प्रेशर में आए, हाई प्रेशर में तो हमने कूलिंग के लिए लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन यार हमने एक चीज देखी कि हम हाई प्रेशर वाले में सिर्फ शॉर्ट वाली यूज कर पा रहे हैं, लॉन्ग वाली कर नहीं पा रहे। तो हमने क्या करें, तो हमने की एक रेजिस्टेंस बना, तो हमने की क्वार्ट्ज की जगह और हम एक ऐसा, हमने किसका ट्यूब ली, हमने ट्यूब ली ग्लास की। अब वो ग्लास में पता नहीं कौन सा ग्लास है पर्टिकुलर, ग्लास की ट्यूब ली, और ग्लास में हमने क्या करा, हमने करे इसमें हमने करा फोस्फोरस की लेयर। कौन सी? फोस्फोरस की लेयर। ये रहा, ये क्या विद स्पेशल फोस्फोरस की हम इस पे क्या अंदर से क्या कर देते, कोटिंग कर देते थे। और ये कोटिंग अलग अलग रहती थी, जैसे आप ये कोटिंग कैसी रहती थी, जैसे पेशेंट को अगर आपको सपोज मैं एक आपको अमाउंट बता रहा हूँ 5 देना है,
तो आपने कोटिंग एक बार कर दी, ठीक है, और आपको देना है 4 यानी कम करना है तो आप कोटिंग 2 बार कर दो, यानी क्या इसमें एब्जॉर्ब होने लगी। आपको 3 देना है तो कोटिंग 3 बार कर दो, आपको 2 देनी है कोटिंग एक और बढ़ा दो। यानी आप कोटिंग अगर बढ़ाते जाओगे तो बाहर जाने वाली जो यूवी की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोस्फोरस उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। फोस्फोरस उसको एब्जॉर्ब करते हो, एक तरीके से आपने क्या बना लिया कि आप जितनी कोटिंग, अगर आपको हाई चाहिए तो आप एक ही कोटिंग कर दो, लगाओ, आपको हाई मिलेगी, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप कोटिंग ज्यादा कर दो, बस। और कुछ नहीं करा इन्होंने, यही इन्होंने उसका मॉडिफिकेशन बना दिया। एक तरीके से उन्होंने रेगुलेटर टाइप का बना लिया कि उन्होंने कि इसको यूज करने के लिए रेगुलेटर बना दो, खत्म। क्या मेड अप ऑफ अ ग्लास विच अलाउ लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज। क्या था? ट्यूब इज कोटेड विद स्पेशल फॉस्फोरस। अब क्या करें हम, बार बार हम क्या करते हैं, बार बार कोटिंग करते जाओ, वही सारी चीज है। लो प्रेशर में गैस भरी है, उसका आयनाइजेशन होना है। अब फॉस्फोरस का काम क्या है, वो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेगी और लॉन्ग वाले को निकलने देगी। फिर धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते रहेंगे फॉस्फोरस की कोटिंग तो लॉन्ग वाली कम होती जाएगी, शॉर्ट वाली निकलती जाएगी, यानी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अब इसी का एडवांस फॉर्म देखो, सबका एडवांस फॉर्म आ गया, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, अब तीसरे का एडवांस फॉर्म निकाला, थेराक्यूटिन टनल। थेराकिन टनल, थेराकिन टनल क्या था, उन्होंने बोला कि यार हम जो ग्लास ट्यूब लेते हैं ये बहुत ही शॉर्ट एरिया को ट्रीट कर पा रहा है, हमें लार्ज एरिया ट्रीट करना है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम करते हैं, क्यों ना 4 ट्यूब को एक साथ जोड़ दो, 4 ट्यूब को एक साथ जोड़ दो, है ना, एक साथ कनेक्ट करके, तो इन सब की आपको एक साथ मिल जाएगी। तो उसी को हमने नाम दे दिया थेराकिटिन टनल, बस और कुछ नहीं। क्या थेराकिटिन टनल जो सेमी सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क, एक तरीके से हमने ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क बनाया हमने एक अच्छा सा, इन विच 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब, यही फ्लोरेसेंट ट्यूब हमने क्या 4 लगा दी, 1 2 3 4, ठीक है। माउंटेन इन साउंड रिफ्लेक्टर इन सच अ वे, और इस तरीके से इस रिफ्लेक्टर को लगाया हमने कि इवनली जितनी रेडिएशन हमें इस पॉइंट पे मिले उतनी ही रेडिएशन इस पॉइंट पे मिले, उतनी ही इधर उतनी ही इधर, चारों पॉइंट आपको हर पॉइंट पर रेडिएशन इक्वली मिलनी चाहिए। तो बाहर जो आप इस फ्रेमवर्क लगा रहे हो वो इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल अमाउंट में, बस। उससे क्या होगा, आपने एक तरीके से फ्लूसेंट ट्यूब तो छोटी थी, आपने 4 फ्लूसेंट ट्यूब मिलकर एक बड़ी बनाई, उसी को आपने बोल दिया थेराक्यूटिक टनल, और कुछ नहीं। लास्ट का नाम है प्यूबा। प्यूबा नाम से ही समझ आ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, सॉर्लिन, पी से होता है सॉर्लिन, यूबी अल्ट्रावायलेट, ए। क्योंकि अभी तक ये जो भी आप पढ़ते आ रहे हो ये बी और सी बना छोड़ती है, बी और सी बनाती है, ए नहीं बनाती। ए के लिए एक अलग से एपरेटस बनाना पड़ा, यानी 4 एपरेटस तो हम लाइन से चारों जो एपरेटस पड़े वो एक दूसरे के मॉडिफिकेशन थे। प्यूबा बिल्कुल अलग आ गया, प्यूबा बिल्कुल अलग है। नाम क्या है इसका, सॉल्डिन, ये रहा सॉल्डिन। अब मैं पी से क्यों रहा हूँ क्योंकि पी साइलेंट है, सॉल्डिन अल्ट्रावायलेट ए, सॉल्डिन अल्ट्रावायलेट ए। इसमें इन्होंने बताने की मेथड नहीं बताई, बस सिर्फ एपरेटस बताई कि एपरेटस क्या होता है। इन्होंने सिंपल सा बोल दिया, इन्होंने बोला कि हमने 2 बैटरी ले ली थी, जिसको इसमें इन्होंने ये नहीं बताई कि हमने ये जनरेट कैसे करी, नहीं, उन्होंने बोला कि हमने क्या करा, हमने उस जो जनरेट करने के बाद हमने उस एपरेटस को क्या करा, बॉल ली, जैसे जो हमारी दीवार है इस पर हमने इसको लगा दिया, ये जैसे एक ये लगा दिया, उसके बीच में वो रेडिएट आपकी क्या जनरेट हो गई है। तो इसमें हम इसमें बीच में पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, जैसे पर्टिकुलर अगर उसके हाथ पे देनी है तो उसके हाथ इसके बीच में कर दो, उसके बैक में देनी है तो बैक लगा दो, तो पर्टिकुलर बस। और उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कैसे क्या होती है। क्या बोला, इरिटेशन विद यूवी ओनली मे बी, ये सिर्फ क्या यूवी बनाती है, मे बी परफॉर्म विद स्पेशल फ्लूरेसेंट ट्यूब, इन्होंने बस ये बोल दिया स्पेशल फ्लूरेसेंट ट्यूब है, कैसे क्या बनती है हमें नहीं बताया। विच मे बी माउंटेड इन अ वर्टिकल बैटरी ऑन अ बॉल, ठीक है, दीवार पर वॉल ऑन 4 साइड्स ऑफ अ बॉक्स टोटली सराउंडिंग द पेशेंट। या तो इसकी तरह बना दो या फिर कोई ऐसे बना दो कि 4 बॉक्स बना दो, ऐसा बॉक्स टाइप का हो जिसमें चारों कॉर्नर पे लगा, कोई भी चीज है जैसे हाथ अंदर डालोगे तो चारों से इक्वल अमाउंट में आपको मिले, ठीक, इस तरीके से बॉक्स सराउंडिंग द पेशेंट। द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज आर यूजुअली गिवन फॉर 2 आवर्स आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन फोटो एक्टिव। अब इसमें ये सबसे अजीब चीज है, इसमें सॉल्डिन नाम क्यों दिया, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए ना कि इसको सॉल्डिन क्यों बोला। इसीलिए बोला क्योंकि अल्ट्रावायलेट ए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये आप आपकी बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं करती, तो फिर क्या करते हैं, पहले हमें सॉल्डिन एक ड्रग होता है पेशेंट को खिलाना पड़ता है, पेशेंट को हम वो ड्रग दे देते हैं
नियर अबाउट 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले हम उस पेशेंट को वो ड्रग खिला देते हैं। वो ड्रग की प्रॉपर्टी होती है कि वो फोटो एक्टिव होती है, यानी इसका मतलब क्या, वो ड्रग जहां भी जाएगी वो जगह को वो उस रेडिएशन के लिए क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। तो आपकी बॉडी फिर वो एब्जॉर्ब कर पाएगी। आपकी बॉडी वैसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो आप जैसे ड्रग जाएगा, ड्रग ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मिल जाता है। अब पूरी बॉडी में ब्लड वो मिल गया, अब पूरी बॉडी में आपके सॉल्ट इन ड्रग मिला हुआ है। अब पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर या जिस बॉडी पार्ट को आपको ट्रीट करना है, वो वाले पार्ट को आप रेडिएशन के सामने ला दो, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब बॉडी पार्ट कर लेगा। अगर आपने सोल्ड इन नहीं ली तो वो अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि ऊपर ही रहकर एबनॉर्मल चेंजेस दिखा देगी आपके सेल्स में। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ड इन बोलते हैं। तो यहाँ सॉल्ड इन का मतलब है, सॉल्ड इन क्या ड्रग है, ठीक है, फोटो एक्टिव ड्रग है, जिसको आप खिला देते हो और आपके ब्लड में मिलकर पूरे बॉडी में, इसलिए 2 घंटे का वेट लेते हैं। ठीक है, अब फटाफट एक अगला टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी, चलो वो तो टाइम पे देखेंगे। अब इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन। सर ये प्यूवा अपैरेटस एक बार बता दीजिए कैसे बनता है। ये तो उसने बताया ही नहीं है ना कैसे बनता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, सोल्ड इन अल्ट्रावायलेट ए, नाम इसमें सोल्ड इन है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि बनता कैसे, इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है स्पेशल, इन्होंने एक वर्ड स्पेशल लगा दिया। वैसे अगर ये फ्लूसेंट ट्यूब बोलते तो मैं बोल देता कि वही जो ऊपर फ्लूसेंट ट्यूब थी वही आ गई, इन्होंने लगा दिया स्पेशल, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ वही फ्लूसेंट ट्यूब है। यानी कुछ ना कुछ ट्यूब थी, उस ट्यूब का इन्होंने क्या करा, या तो वो ट्यूब उन्होंने सोचा या तो वॉल पे लगा दो, दीवारों पे लगा दो, तो उससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर पेशेंट की जगह है उसको पेशेंट को खड़ा करना है, हाथ लगाना, ये करना है। या फिर आप एक क्या करो, एक बॉक्स बना दो और बॉक्स में पर्टिकुलर वो चारों लगा दो अलग अलग जगह पे। अगर ये बॉक्स बन गया तो आप इसमें हाथ डालोगे, या जो भी पार्ट पे आपको ट्रीट करना है वो आप इस पे करोगे तो आप ट्रीट कर सकते हो। इतना उन्होंने स्टार्टिंग की 4 लाइन में लिख दिया। फिर उन्होंने ये बताया कि, तो हम क्या पहुंच गए, हमारी बॉडी जनरली यूवीए को एब्सॉर्ब नहीं करती हमें, तो हमें क्या करा, हमें सोलिन ड्रग की जरूरत पड़ी। ये सोलिन ड्रग क्या है, ये फोटो एक्टिव ड्रग है। फोटो एक्टिव का मतलब क्या, ये रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो उस ड्रग को नियर अबाउट 2 घंटे पहले हमको खिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे वो ब्लड में मिल गया और बॉडी के हर पार्ट में पहुंच गया। अब पर्टिकुलर जिस पार्ट पे हमें थेराप्यूटिकली यूज करना है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, एपरेटस के सामने ला देंगे, और उसमें क्या वो ड्रग मिला हुआ है, तो वो ड्रग क्या इस रेस को एब्सॉर्ब कर लेगा और हमें क्या उसका थेरेप्यूटिकली यूज मिल जाएगा। इस ये मतलब था ट्यूब एपरेटस का। फिर से बताऊं, नहीं सर आ गया समझ। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन दिया, ये आपसे बहुत पूछते भी हैं आपसे कि यूबीएम देते कैसे हैं, ये आपको आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा एक ही पॉइंट है, वो है आपका E1। अगर आप E1 टाइम निकालने आ गए तो आप इसको E2 E3 E4 निकाल सकते हो। ये इसमें देखो सबसे इसमें अलग अलग टाइम क्यों दिए, इसलिए दिए हैं क्योंकि E1 का मतलब E1 डोज, E2 का E2 डोज। डोज का मतलब क्या, जैसे आप कोई टैबलेट खाते हो ना तो डोज देते हो कि सुबह लेना है शाम लेना है। तो इसको ना आप ऐसा नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर लगा के पर्टिकुलर जगह पे दे दिया और कोई दिक्कत नहीं है दे दो। ये यूवी रेस इतनी खतरनाक होती है, आपकी बॉडी में इतने एबनॉर्मल चेंजेस कर सकती है, इसकी कोई हद नहीं है। तो इसको हमें पर्टिकुलर एक ही थेरेपिस्ट देगा, ऐसे नहीं थेरेपिस्ट बदल के एक ही थेरेपिस्ट देगा। प्लस उस थेरेपिस्ट को सबसे पहले उस पेशेंट के लिए E1 डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब व्हाट इज E1 डोज, E1 डोज, E1 डोज का मतलब है कि पेशेंट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टाइम पीरियड में, यानी टाइम और डिस्टेंस, ये दो चीजों आपको निकालनी है इन दोनों पीरियड में जब पेशेंट को इरिथेमा हो रहा है। इरिथेमा का मतलब है रेडनेस होना। यानी मैं आपको सपोज बोलूं कि मैं पेशेंट पे देखूंगा कि मैंने पेशेंट से जो एपरेटस है वो 4 सेंटीमीटर दूर रखा, रखने के बाद अब मैंने पेशेंट को क्या करा, पेशेंट को अब मैंने यूबी देना स्टार्ट करा। मैंने उसको कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक दिया। मैंने देखा कि 11वें मिनट पे उसकी स्किन हो गई रेड, तो मैं समझ लूंगा कि जो उसका E1 टाइम है वो 10 मिनट है और डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा है E1 टाइम। ऐसे हम E1 टाइम कैलकुलेट करते हैं। दो चीज कैलकुलेट हो हमेशा याद रखो, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर एक बार E1 कैलकुलेट हो गई तो E2 होता है क्या, E1 इंटू 2.5, E3 होता है आपका E1 इंटू 5 और E4 होता है E1 इंटू 10।
बस इसी तरीके से ये आपके चलते चला आता है 2.5 5 10 E1 क्या, अब देखो इसमें वही देखा, टेस्ट डोज इंडिविजुअल पेशेंट रिएक्शन टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज यूज्ड टू एसेस द टेस्ट डोज। पहले हमें पर्टिकुलर उसका क्योंकि हर आदमी अल्ट्रावायलेट के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स दिखाता है, तो अब ऐसा नहीं है, पहले हमें E1 निकालना सीखना पड़ता था, अब नहीं है, अब तो आप इतनी प्यारी प्यारी थेरम एपरेटस आने लगे, आप स्किन के सामने उनको रखोगे ना, उसमें ऑटोमेटिक आपको वो अपने आप ही कैलकुलेट करके, आपको बार बार डिस्टेंस चेंज नहीं करनी कि पहले 3 पे रखो फिर 4 पे रखो फिर टाइम करो ये करो, नहीं, कुछ नहीं। निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वो हमें याद करना चाहिए, लेकिन अब तो एपरेटस ऐसे आने लगे, आप उनको जैसी पेशेंट की स्किन के ऊपर करोगे वो आपको E1 टाइम कैलकुलेट करके बता देगी, और E2 E3 E4 भी वही कैलकुलेट करके बता देगी, और आप तो बस लगा दो, वो अपने आप सब बैलेंस करके सब कर लिया, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है। तो टेस्ट डोज क्या, इंडिविजुअल पेशेंट रिएक्शन टू द अल्ट्रावायलेट रेज यूज्ड टू असेस द टेस्ट डोज। द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट डोज इज वेरी सिमिलर, वेदर कोई भी हो, चक्रों में कोई भी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मतलब टेस्ट किस लिए करना है, हमें तो टेस्ट करना है कि यूवी कैसे देना है, अब किससे मिल रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम एयर कूल्ड लैंप ले लेते हैं। एयर कूल्ड लैंप आपको पता है कौन सा लैंप था? एयर कूल्ड लैंप मतलब क्रोमियम लैंप, क्योंकि वही तो ठंडा था, उसमें तो पानी बह रहा था, तो क्रोमियम लैंप ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले स्किन को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ करो, उस पर कोई डस्ट गंदगी वगैरह ना लगी हो। फिर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आप अल्ट्रावायलेट में, अगर आपको जैसे ये आपका फोरआर्म है और आपको इस पार्ट पे देना है, तो इसी पार्ट पर अल्ट्रावायलेट जानी चाहिए, एक आगे इधर भी नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप एक क्या लोगे, कागज लोगे, कागज नहीं होता है, कार्डबोर्ड होता है, और पेपर और लिंट टाइप के होते हैं, उनमें पर्टिकुलर आप उसके अकॉर्डिंग होल करते हो कि आपको जितना है, जैसे आप 2x2 का होल समझ लो, आपने 2x2 का होल करा, ठीक है, होल भी डिपेंड करता है, आपने होल करा 2x2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे फोरआर्म पे एक कागज रखा, आपने कार्डबोर्ड रखा पूरे फोरआर्म पे, पूरे फोरआर्म पे आपने, जैसे आपका फोरआर्म है, आपने पूरे फोरआर्म पे कार्डबोर्ड रखा, और इसमें आप पर्टिकुलर वो एरिया पेपर से काट दोगे जिसको आपको ट्रीट करना है, क्योंकि अगल बगल अल्ट्रावायलेट कहीं नहीं जानी चाहिए, वो सब उस कार्डबोर्ड में एब्सॉर्ब हो जानी चाहिए, अगल बगल वाली सिर्फ वहीं जानी चाहिए जो एरिया आपको ट्रीट करना है। तो आपने वो क्या करा, उस पर्टिकुलर को होल करा, और सबसे बड़ी याद रखना, ये होल ना बड़ा होना नहीं ना होना चाहिए ना छोटा, पर्टिकुलर उधर ही उतना ही होना चाहिए। अब E1 टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपल सी चीज देखेंगे, एरिथेमा देखना है आपको, एरिथेमा का मतलब होता है रेडनेस होता है स्किन। कैसे देखोगे कि आपको डिस्टेंस और टाइम से मेजर करना है, आपको पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे लैंप रखनी है, फिर आपको उसको देना है। सपोज मैं 4 सेंटीमीटर पर रख के मैं 10 मिनट तक दे रहा हूँ, और मुझे लगा कि 11 मिनट पे उसकी स्किन भयंकर रेड हो रही, तो मेरे लिए ये जो टाइम पीरियड बन गया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस विद 10 मिनट, ये मेरे लिए बन गया E1। अब जो मैं अगला डोज दूंगा वो मैं इसके क्या करूंगा, जो E2 डोज होगा वो मेरा होगा E1 इंटू 2.5, यानी अगर E1 मेरा 10 मिनट है तो इंटू 2.5 कर दो, यानी 25, नियर अबाउट कितना, 25 मिनट। ठीक है, ऐसे ही 5 कर दो तो E3 मेरा हो गया 50 मिनट, E4 हो गया मेरा 10 कर दो तो 1 घंटे। लेकिन 10 मिनट कभी नहीं होता, 10 मिनट तो मैं वो आपको आइडियली बोल दिया, होता है मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट, बस इतना ही होता है, 100 मिनट तक नहीं होता, 2 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट। इसलिए आप जैसे जब 2 करोगे, 2 इंटू 2.5 करोगे तो अगला 5 हो गया, जब 2 का फिर आप 5 में करोगे तो 10 हो गया, 2 का फिर आप 10 में करोगे तो 20, बस इतना ही होता है। इस तरीके से हमें क्या डोज कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये यही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। सर E1 तो आ गया, E2 E3 E4 एक बार और बता दीजिए। E2 E3 E4 कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो, ये रहा, ये आपको E2 निकालना है, E1 टाइम रखो, 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, E3 निकालना है, सब में बस E2 E3 E4 सिंपल सामने रखना है आपको, सिंपल सबके आगे E1 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 E1, और सीधा सा याद कर लो 2.5 5 और 10, इनका आप इनसे कर दो मल्टीप्लाई, यानी जो आपका E1 टाइम था अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका E2 टाइम निकल आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो E3 टाइम निकल आता है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो E4 निकल आता है। यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग मालूम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि E2 इक्वल टू E1 इंटू 2.5 तो ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे E3 इक्वल टू E1 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे E2 इंटू 5,
फिर E4 में क्या करेंगे, E3 इंटू E3 नहीं होगा, सब में ध्यान रखना E1 ही रहेगा, जो आपने E1 लिया है वो ही आपका स्टार्टिंग रहेगा, बाकी 2.5 5 10 यहां बदल जाएगा, यानी 2.5 स्टार्टिंग, उसका डबल, उसका डबल, बस सिंपल मेथड, कुछ भी दिमाग लगाने वाली इसमें चीज है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे थेराक्यूटिन टनल, टनल आपको पता है बहुत बड़ी होती है, टनल बड़े साइज के लिए तो उसमें आप 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का यूज करते हो। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल टेस्ट निकालने का मेथड यही है। आपने E1 निकाल ली, E2 E3 E4 अपने आप निकल आएगी। और आपको किस बेस पे निकालनी है, आपसे पूछेंगे आप किस बेस पे निकालोगे, तो ऑन द बेस ऑफ इरिथेमा, हमें इरिथेमा देखना है, किस टाइम पीरियड में किस डिस्टेंस पे हो रहा है, वो हमारे लिए पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक सिंपल सी यहां से पढ़ देता हूं, फिर कल से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चालू होगा। टेक्निक क्या, वही चीजें जो सब में पढ़ते आ रहे हो, क्या कि बिल्कुल बॉडी को पार्ट को एकदम धुलवा दो, उसको बोप से कि कुछ भी ग्रीस वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए, मॉइस्चर वगैरह। दूसरा क्या, पेशेंट को समझाओ कि क्या होने वाला है, पेशेंट डर ना जाए। ठीक है, तीसरी चीज, पेशेंट को क्या कंफर्टेबल पोस्चर में लेके आओ, क्या कि जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको देना है उधर ही मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए, और अगल बगल के पार्ट में कोई भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, एक हल्की सी पेट्रोलियम जेली भी लगा देते हैं सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पर, जैसे अगर हमें लिप्स पे, आई लोब्स पे और आईलिड वगैरह पे देना है, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो वो आप ज्यादा फेंकना हो, नेबल इन सब पे अगर देंगे तो पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, बाकी हर जगह नहीं। याद रखना, लोग पेट्रोलियम जेली लगाना बोल देते हैं, जबकि इसमें बहुत क्लियर लिखा है कि आप सिर्फ पेट्रोलियम जेली सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में लगाओगे। और सबसे बड़ी चीज, उस पेशेंट की सारी बॉडी को आप कवर करोगे, ब्लैंकेट वगैरह या किसी भी चीज से एब्जॉर्ब नहीं हो। और आंखों को मेन ख्याल रखना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे यूवी सबसे ज्यादा आंखों को खराब कर देती है, जिसमें यूवी ये तो बिल्कुल ही बैंड बजा देती है। तो आंखों पे, उस पेशेंट के भी और आपके भी, आंखों में क्या खराब करती है ये मैं आपको कल बताऊंगा। इसमें किसी को डाउट? नहीं, चलो तो रिवाइज करके आना, पढ़ के आना, लैंप याद रखना। थैंक यू।